nerdies, welcome back to Nerdy Nooker. एग्जाम पास आ रहे हैं, so it's time to switch on the n square revision arc. इस आर्क का पहला मिशन रहेगा हमारा क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 हाउ फोर्स इज अफेक्ट मोशन. इस सीरीज में हम किसी भी टॉपिक को डिटेल में नहीं करने वाले हैं, बल्कि फास्ट पेस में करने वाले हैं विदाउट मिसिंग आउट एनी इंपॉर्टेंट स्टफ. न्यूमेरिकल्स भी कवर होंगे, कॉन्सेप्ट भी कवर होंगे, बस थोड़ा सा पेज अप रहेगा. आज के मिशन का रोड मैप रहने वाला है ये: फोर्स, अनबैलेंस फोर्सेस, टाइप ऑफ फोर्सेस, न्यूटन के तीनों लॉज, एक्सलेशन, कनेक्टेड बॉडी, सब कुछ कवर करेंगे इन 30 मिनट. ये आपका रिवीजन सीरीज है, तो ये रिवीजन की तरीके से लीजिएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. फोर्स का बेसिक मीनिंग क्या है? पुश और पुल, राइट. इसके एग्जांपल आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं. फोर्स पुश और पुल करके कर क्या सकता है? स्टेट ऑफ मोशन ला सकता है, स्टेट ऑफ रेस्ट ला सकता है, स्टेट स्पीड चेंज कर सकता है, शेप चेंज कर सकता है और डायरेक्शन चेंज कर सकता है. मोशन से रेस्ट, रेस्ट से मोशन, डायरेक्शन चेंज करना, स्पीड बढ़ा देना या स्पीड को कम कर देना, ये सारी चीजें क्या कर रहे हैं? एक्सेलरेशन कर रहे हैं. तो हम कह सकते हैं कि फोर्स बेसिकली किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सेलरेशन कॉज कर सकता है. कर सकता है बोला है क्योंकि वॉल को अगर आप पुश कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, तो जरूरी नहीं वो एक्सेलरेट कर जाएगी. वॉल तो है कि वही रहेगी. तो व्हाट इट टेंड्स टू चेंज, वो टेंड्स टू एक्सेलरेट, राइट. चलो आप ये बताओ, फोर्स में जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हो उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो जाती है ना. तो दैट मीन्स फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी क्या होती थी? जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी. अब क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें साइन कन्वेंशन याद है. प्लस एक्स एक्सिस में हम उसको पॉजिटिव लिखते हैं, माइनस एक्स एक्सिस में हम उसको नेगेटिव लिखते हैं, राइट. चलो फोर्स को मेजर कैसे कर सकते हैं? उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन. मेजर कैसे कर सकते हैं? स्प्रिंग बैलेंस से, है ना. स्प्रिंग, इसको डिटेल में काफी अच्छे से पढ़ा था हमने वन शॉट वीडियो में. फिलहाल हम सीधा काम पे बात पे आएंगे. 1 न्यूटन का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि अगर आप किसी 100 न्यूटन की चीज, सॉरी 100 ग्राम की चीज, तुम 100 ग्राम चना अपने हाथ में रख लोगे, बेसिकली तुम क्या कर रहे हो? 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो. एम आई क्लियर विद दिस? चलो आगे चलो. यहाँ पर देखो क्या है? रिजल्टेंट फोर्स. रिजल्टेंट फोर्स मतलब उसका दूसरा नाम क्या था? नेट फोर्स, है ना. याद आया सबको? नेट फोर्स क्या होता है? इट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस. जैसे यहाँ पर 5 बच्चे अलमीरा पे फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन का, सारे क्या है? इसी डायरेक्शन में कर रहे हैं, प्लस एक्स में कर रहे हैं. तो अगर मैं नेट फोर्स निकालना चाहूं तो 50 न्यूटन. तो ये जो 50 न्यूटन है ये क्या है? मेरा एफ नेट. ठीक है जी. रिजल्टेंट फोर्स समझ आया. वेक्टर न्यू, इसका वेक्टर सम क्यों बोला? क्योंकि इसमें साइन मैटर करेगा, डायरेक्शन मैटर करेगी. कैसे? देखो यहाँ पर देखो, अगले इसमें दोनों का साइन एक ही डायरेक्शन है. तो यहाँ पर एफ नेट कितना है? कितना है? 10 + 6 कर देंगे. दैट्स इट. हमें तो यही कहा है ना. नेट फोर्स क्या होता है? सबका सम. ठीक है. यहाँ पर देखो इसका क्या, अगर मैं इसका एफ नेट अगर निकालना चाहूं तो क्या होगा? 10 न्यूटन एफ, इसको अगर मैं F1 मान दूं, इसको F2 मान दूं, तो F1 + F2 होगा. लेकिन F1 क्या है? मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन में है. तो 10 + 6 न्यूटन क्या है? उल्टी डायरेक्शन में है. तो यहां पर क्या होगा? -6. तो अल्टीमेटली क्या रहेगा? 10 - 6 कितना हुआ? 4 न्यूटन मेरा क्या हो जाएगा? नेट फोर्स. इस केस में देखो, इस केस में क्या होगा? ये तो अभी पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो 6, और लेकिन ये मेरा कैसा है? नेगेटिव डायरेक्शन में है. तो क्या हो जाएगा? 6 - 10 यानी कि -4 न्यूटन. इसका मतलब -4 न्यूटन का मतलब क्या है? अब मेरी बॉडी उल्टी डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर गई. नेट फोर्स किधर आया? -x की डायरेक्शन में. नेट फोर्स किस तरफ आया है? -x की डायरेक्शन में. तो ये बॉडी कहाँ एक्सेलरेट कर जाएगी? इस साइड. तीनों क्वेश्चन हमने डिटेल में अच्छे से किए थे. यहाँ पे हमने टग ऑफ वॉर का एग्जांपल लिया था, या फिर गोकू वर्सेस गोकू ब्लैक और गोकू वर्सेस फ्रीजा, उसका भी एग्जांपल लिया था, याद है. तो यहाँ पर हमारे पास जो टग ऑफ वॉर है, मान लेते हैं जो एक टीम ए है और टीम बी है. टीम ए ने कितना किया है? 30 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं. टीम बी क्या कर रहा है? 30 न्यूटन फोर्स लगा रहा है. इस केस में अगर मैं एफ नेट निकालना चाहूं तो एफ नेट कितना निकलेगा? 30 + -30. ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है ना. तो यहाँ पर कितना आ गया? 0. तो मेरा नेट फोर्स इस केस में अगर बेटा नेट फोर्स अगर 0 है तो क्या उसमें कोई एक्सेलरेशन होगी? नहीं. क्या उसकी स्पीड चेंज हो रही है? नहीं. तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है. वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब एक्सेलरेशन क्या है? 0. उसकी स्टेट ऑफ मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसपे दोनों तरफ से एक टाइप का फोर्स लग रहा है, अगर वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पे रहेगा, मूव कर रहा है तो मूव करता चला जाएगा. तो यानी कि उसका जो स्टेट है वो भी चेंज नहीं होता है. स्टेट भी चेंज नहीं होता है. नेक्स्ट में देखो, इसमें क्या है? इधर लग रहा है मेरा 50 न्यूटन, इधर लग रहा है 30 न्यूटन. तो देखो कितना होगा इसका एफ नेट? क्या होगा? यहाँ +50 + -30
तो यहाँ पर कितना होगा 20 न्यूटन। अब मेरा एफ जो नेट फोर्स है वो 0 नहीं आया है, तो इसका मतलब मेरी डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो गई, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर अगर फोर्स है, नेट फोर्स है, मेरी वेलोसिटी अब चेंज होएगी, मेरी वेलोसिटी चेंज होती है और एक्सेलरेशन इज नॉट 0। ठीक है जी, यही क्या है, ये मेरा बैलेंस फोर्स हो जाता है और ये मेरा अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाता है। आगे देखो, अब कुछ कॉमन फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट। हमारा फोर्स दैट एक्ट्स ओनली व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। कोई दो ऑब्जेक्ट अगर फिजिकल कॉन्टैक्ट में है तब जो फोर्सेस एक्ट करती है उनको कॉन्टैक्ट फोर्स बोल देते हैं। एग्जाम्पल, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स क्या है अभी पढ़ेंगे, पढ़ा है सबको याद रहेगा, एक क्विक रिवीजन अभी आगे करेंगे, है ना। तो मस्कुलर फोर्सेस, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट क्या है, जो फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं होता, ऐसी भी फोर्सेस होती है, बिल्कुल याद करो। मैग्नेट को दो ऐसे, जैसे इसमें दिख रहा होगा, मैग्नेट बिना टच करे दूसरी मैग्नेट को दूर फेंक दे रही है ना। जैसे आप, अगर मैं इसको यहाँ से छोड़ू तो क्या है ये, अब बिना इसको किसी ने टच नहीं किया लेकिन ये फिर भी नीचे आएगा, है ना। तो नीचे क्यों आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अगेन चार्जेस भी एक दूसरे से रिपेल भी करते हैं, अट्रैक्ट भी करते हैं। तो क्या है हमारे पास बेसिकली मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के। ठीक है, देखो नॉर्मल फोर्स क्या होता था, एक परपेंडिकुलर फोर्स, है ना, उसकी डायरेक्शन बता रही हूँ और कहाँ एक्ट करता है वो बता रही हूँ, या रिकॉल करवा रही हूँ। कोई सरफेस है, कोई सरफेस फोर्स लगाएगा परपेंडिकुलर, तो ये नॉर्मल की इस तरीके की डायरेक्शन रहती है। ठीक है, फ्रिक्शन क्या करता था, फ्रिक्शन क्या करता है, अपोज करता है रिलेटिव मोशन को। अभी फ्रिक्शन को और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फ्रिक्शन जल्दी से रिकॉल करो। अगर मेरा मोशन इधर है तो फ्रिक्शन कहाँ एक्ट कर रहा होगा, इधर, है ना। मोशन से ऑपोजिट करता है, टेंडेंसी ऑफ मोशन भी अगर होगा तो भी फ्रिक्शन से ऑपोजिट करेगा। टेंशन क्या होता था, स्ट्रिंग वाला फोर्स, है ना, किसी धागा, कोई धागा किसी चीज को पकड़ रखा है उसने, तो इसका मतलब उसने उसको पकड़ रखा है, यानी कि कोई अपवर्ड फोर्स भी लग रही होगी, वो अपवर्ड फोर्स कौन सी होती है, टेंशन। तो स्ट्रिंग जो फोर्स देती है दैट इज टेंशन, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, अगर मान लेते हैं ये रस्सी है, ये कुछ किसी चीज को पकड़ी हुई है, तो टेंशन कहाँ होगा, इस तरह, अवे फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट, अलोंग दैट स्ट्रिंग होगा, उस स्ट्रिंग के अलोंग तो होगा, लेकिन जिस ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है उससे दूर होगा, ये ध्यान रखना। धागा बदलेगा तो टेंशन भी बदलेगा, ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ा था। स्प्रिंग क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स, है ना, स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे, अभी अगर इतना साइज था, कंप्रेस किया, उसकी डिस्प्लेसमेंट तो इधर हुई, लेकिन स्प्रिंग अपनी वापस से अपनी शेप को रिगेन करने के लिए फोर्स कहाँ लगा रहा है, इधर। तो हमारे पास कंप्रेशन, अगर एफ जो स्प्रिंग फोर्स होती थी वो क्या होता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंड ऑपोजिट, सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट तो होता था, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना। नेक्स्ट आता है वेट। वेट क्या था, वेट क्या है, एक ऐसी फोर्स जो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचती है अपने टूवर्ड्स द सेंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेट हमेशा कहाँ एक्ट करता है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, हमेशा यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, कहाँ एक्ट करेगा, एट टूवर्ड्स द सेंटर, टूवर्ड्स द सेंटर, हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर वेट एक्ट करता है। इसका ग्रेविटी की वजह से होता है ऑब्वियसली। हाँ, अब देखो इस पे जल्दी से बनाते हैं। यहाँ पे अगर मुझे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सिखाया था मैंने डिटेल में अच्छे से, इस पे अगर मैं लगाऊं तो क्या होगा, ये मेरा नॉर्मल फोर्स, चेयर लगा रही है, और इसका वेट कहाँ एक्ट कर रहा होगा, नीचे, तो ये दो फोर्सेस लग गए। अगर कोई बाल्टी किसी रस्सी से टंगी हुई है तो मेरा ये टेंशन स्ट्रिंग से टंगा, तो इधर मेरा mg क्या हो गया, यानी कि वेट क्या हो गया, अभी mg हम याद है सबको, वेट क्या होता था, mg के बराबर होता था। क्या, टेंशन ऊपर, वेट नीचे। इस पे बताओ, इस बॉल पे बताओ, अब यहाँ पर नॉर्मल लगेगा एक, तो इधर हम नॉर्मल हमेशा कहा, देखो यहाँ पे नॉर्मल ऐसा नहीं है, नॉर्मल हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर लगेगा, सरफेस अगर टेढ़ा है तो मेरा नॉर्मल इधर जाएगा, ये ध्यान रखना। तो नॉर्मल मेरा क्या है, इधर सरफेस से परपेंडिकुलर। अब अर्थ कहाँ होगी, नीचे, इधर ही होगी ना, तो ये इसका जो वेट है वो क्या करेगा, इधर। मोशन इसमें दिख रहा है मुझे, इधर, इधर मोशन है मेरा, तो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा एक इधर, तो ये मेरा फ्रिक्शन। Am I clear with this? चलो अब फ्रिक्शन को डिटेल में एक बार थोड़ा सा रिकैप करते हैं। फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या है, इट इज दैट फोर्स व्हिच अपोजेस द रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ मोशन। रिलेटिव मोशन बोल रहे हो, टेंडेंसी ऑफ मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। अब देखो अगला, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किस चीजों पर डिपेंड करता है, तो सबसे पहला तो ऑब्वियसली नेचर ऑफ दैट सब्सटेंस। नेचर ऑफ दैट सब्सटेंस का मतलब है क्या, रफनेस, कि ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा रफ है उस पर डिपेंड करेगा, कि कितना ज्यादा रफ है, वो पहला फैक्टर आ जाता है। दूसरा क्या, हाउ हार्ड
हाउ हार्ड सर्फेसेस आर प्रेस्ड। प्रेस्ड का मतलब क्या है, ये नॉर्मल फोर्स की बात कर रहा है। सरफेसेस वाली फोर्स नॉर्मल फोर्स होती है, वेट नहीं होता। वेट तो ग्रेविटी की वजह से होता है, तो सरफेस की वजह से क्या होता है, नॉर्मल। याद आया सबको? तो यहां से हम कह सकते हैं जो हमारा फ्रिक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर। तो नेचर जो है मेरा, हम न्यू से करते हैं। न्यू क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हर सरफेस का अपना एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो हमें बताता है कि वो कितना रफ है, रेशियो बताता है हमें बेसिकली फ्रिक्शन और उसका। तो ये न्यू से करते हैं। तो हम, और दूसरा नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स न्यू एन। कुछ केसेस में हमारा, जैसे हमने बताया था अभी पीछे, यहाँ पर इस केस में क्या था, एन इज इक्वल्स टू क्या हो गया था, डब्ल्यू, है ना। तो यहाँ पर हम इसीलिए कई कई बार कंफ्यूजन हो जाता है आप लोगों को कि यहाँ पे डब्ल्यू लिख देते हैं। कुछ आएंगे भी सिनेरियो जिसमें हम डब्ल्यू लिखेंगे। देख, अब इंपॉर्टेंट बात कि फ्रिक्शन कितने टाइप के होते हैं, हमने पढ़ा था, एग्जाम्पल लिया, याद करो। एक ट्रक है, ट्रक को आप धक्का लगा रहे हो, है ना। एक को टिंगू ने धक्का लगाया, तो अभी भी लेकिन वो कोई ऑब्जेक्ट मूव, वो ट्रक मूव नहीं कर रहा। आपने फोर्स इधर लगाया लेकिन वो मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब कोई ऑपोजिट फोर्स लग रही होगी। वो ही क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन में एक इंटरेस्टिंग बात होती है कि स्टैटिक फ्रिक्शन फिक्स नहीं होता, वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है। टिंगू जितना फोर्स लगा रहा है उतना स्टैटिक फ्रिक्शन दे दिया। टिंगू के साथ आ गया मिंगू, तो मेरा टिंगू प्लस मिंगू, स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ गया। फिर टिंगू मिंगू रिंगू आ गए, 3 लोग आ गए, तो स्टैटिक फ्रिक्शन ने अपना और वैल्यू बढ़ा दी, उन तीनों के बराबर कर दिया। उनको काउंटर करने के लिए वो बढ़ाता चला गया, बढ़ाता चला गया। तो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होती है हमारे स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये कितना मैक्सिमम तक जाएगा, जैसे ही अगर डिंगू तक पहुंच गया है और इस पॉइंट पे अब मेरा टायर थोड़ा सा वॉबल करने लग गया, अब मेरी मैक्सिमम पोजीशन जितना दे सकता था वो रफ सर्फेस, वो दे रहा है। वो मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होता था हमारा, लिमिटिंग। जब मेरा ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू मूव, एक्सटेंडिंग टू मूव, तो वो क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जैसे ही वो ऑब्जेक्ट मूव कर गया, अब कौन सा लग जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है तो हम उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलेंगे, रोल कर रहा है तो रोलिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। बट अगर बेसिकली कोई चीज मूव कर गई है और जब उस टाइम पे जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होता है वो क्या है, काइनेटिक। काइनेटिक वर्ड का मतलब क्या होता है, मोशन, है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या कर रहा था, टेंडेंसी ऑफ मोशन को अपोज कर रहा है। काइनेटिक क्या कर रहा है, यहाँ पे रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है। और ये यूजुअली ऑब्वियसली बात है ना, रिमूव करना स्टार्ट कर देता है तो अब हमें कम फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि जो मेरा काइनेटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू कम होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसका मतलब याद रखो, रेस्ट है स्टैटिक, अब जस्ट अबाउट टू स्लाइड है लिमिटिंग। स्लाइड करना चालू हो गया, मोशन स्टार्ट हो गया, काइनेटिक। स्लाइड कर रहा है तो स्लाइडिंग, रोल कर रहा है तो रोलिंग। मैक्सिमम कौन है, लिमिटिंग। उससे कम कौन है, स्लाइडिंग। उस सबसे कम फ्रिक्शन कौन देता है, रोलिंग। सबसे इजी मतलब मोशन कौन इजी करता है, रोलिंग। तो सबसे कम फ्रिक्शन कौन देगा, रोलिंग। और मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन की क्या है, लिमिटिंग। ये याद रखना, कोई परेशानी नहीं, कोई तो चलो आगे चलते हैं। ट्रेंड में क्या है, आप वॉक कर पा रहे हो फ्रिक्शन की वजह से, कोई चीज लिख पा रहे हो फ्रिक्शन की वजह से, लेकिन परेशानी भी होती है फ्रिक्शन की वजह से। क्या, जैसे आपकी चप्पल घिसती है, फटती है, छेद होता है उसमें, क्यों हो गया, क्योंकि आप ज्यादा मूव कर रहे थे तो सरफेस की फ्रिक्शन की वजह से वो वियर एंड टियर हो जाता है। ये मशीन पार्ट में भी दिखता है, इसमें हीटिंग इफेक्ट की वजह से स्पार्किंग भी हो सकती है ना। तो बहुत सारे इसके नुकसान भी है। और हमें फ्रिक्शन को अगर रिड्यूस करना है तो क्या कर सकते हैं, हम लुब्रिकेशन कर सकते हैं, पॉलिशिंग कर सकते हैं, बॉल बेयरिंग्स लगा सकते हैं। बॉल बेयरिंग्स क्या होते हैं कि कोई दो सरफेस है जिनको हमें स्मूव करवाना है, उनके बीच में हमने छोटी छोटी बॉल्स डाल दी, तो रोलिंग फ्रिक्शन ही तो देगा। तो क्या होगा, दो सरफेस आराम से घूम जाएंगे क्योंकि उसके अंदर बीच में रोलिंग फ्रिक्शन है और वो सबसे कम होता है। फिजेट स्पिनर आप देखते ही होंगे अपना खेलते हैं उससे। इंक्रीज करना है अगर मुझे फ्रिक्शन को, तो कैसे होगा, टायर्स में आप देखते हो, है ना, टायर थ्रेडेड टायर्स होते हैं, ग्रूव्स बने हुए होते हैं। ऐसे ही फुटबॉल शूज में स्टड्स होते हैं। देन बॉल को आपने देखा ही होगा किस वे होते हैं, है ना। यहाँ पर वाइपिंग वेट बॉल को आप पूछते हो। कबड्डी प्लेयर्स क्या होते हैं, सैंड को ऐसे हाथ में रखते हैं जिससे हाथ स्लिपरी ना हो पसीने से। अब हमें बताना है, एक 10 kg बॉक्स रखा है, रेस्ट पर है, रफ फ्लोर पे है, क्या डज फ्रिक्शन हैव टू एक्ट ऑन इट। एक 10 kg का बॉक्स रखा हुआ है ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे, रफ सरफेस पे, और वो रुका हुआ है, तो क्या फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा या नहीं, ये आपको आंसर करके बताना है। सोचो, फॉर 2000 ईयर्स एरिस्टोटल के हिसाब से हम क्या कहते, मतलब सभी लोग मानते थे, और एरिस्टोटल ने भी क्या कहा कि नेचुरल स्टेट ऑफ बॉडी क्या होती है, रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट की जो नेचुरल स्टेट होती है वो रेस्ट होती है। हर ऑब्जेक्ट अल्टीमेटली रेस्ट पर ही रहना चाहेगी, अंटिल अनलेस उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाए, तब आप वो मोशन में आएगी।
ये चीज बोली गई, मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी किसी चीज को मोशन में लाने में। लेकिन इस चीज को बिल्कुल डिनाई करते हुए गैलीलियो ने क्या कहा कि किसी को मूव करने के लिए फोर्स नहीं, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज करने के लिए मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी, कोई चीज रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, अनटिल अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस फोर्स उसके ऊपर लगाई जाए। समझ आया दोनों का डिफरेंस? अब इसी फैक्ट से हमारे पास एक वर्ड निकल कर आया जिसको हम बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया क्या कहता है कि हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है अपनी स्टेट को चेंज ना करने की। रेजिस्टेंस टू चेंज इज इनर्शिया। कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट, अगर रेस्ट पे है रेस्ट में रहना चाहेगा, मोशन में मोशन रहना चाहेगा, जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में रहना चाहता है, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। और इसी टाइप की चीजों को हम तीन पार्ट्स, इनर्शिया को तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बस अगर खड़ी हुई है, अचानक से चलनी स्टार्ट हो जाए तो क्या होगा? आप पीछे गिरते हो। क्यों गिरते हो? क्योंकि आपके पैर यहाँ पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बॉडी इनर्शिया ऑफ रेस्ट में रहती है, लेकिन बस मूव कर गई तो आपके पैर भी बस के साथ मूव कर गए, लेकिन अपर बॉडी इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से उसी जगह रहना चाहती थी तो वो पीछे गिर जाती है। उसी उसी को अदर वे राउंड कर दो, चलती हुई बस अचानक से रुक जाए, तब क्या होगा? अब आपकी बॉडी और जो बस थी वो मोशन में थी, लेकिन बस अचानक से रुक गई। बस रुक गई तो आपके पैर भी अचानक से रुक गए, लेकिन आपकी अपर बॉडी अभी भी मोशन में रहना चाहती थी, तो आप आगे की तरफ गिर जाते हो। सेम चीज डायरेक्शन में। डायरेक्शन में आप इधर जा रहे हो, स्ट्रेट जा रहे हो, बस ने अचानक से शार्प टर्न लिया तो आपकी लोअर बॉडी तो बस के साथ मूव कर गई, लेकिन आपकी अपर बॉडी अभी भी उसी स्ट्रेट में पाथ में ट्रेवल करना चाहती थी, तो आप इस तरीके से जिस तरफ टर्न ले रहे हो आप उसके बाहर की तरफ पुश फील करते हो। यही आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हो जाता है। कोई अगर हल्की चीज है, व्हील चेयर को मूव करा रहे हो तो करा लोगे, इजी है। लेकिन वहीं आप एक कार को धक्का लगा रहे हो, स्टेट चेंज कर रहे हो, थोड़ा और मुश्किल होगा। अब किसी ट्रक को मूव करा रहे हो तो और ज्यादा मुश्किल होएगा। तो यानी कि किसी की ऑब्जेक्ट का मास डिसाइड करेगा कि वो कितना इजीली अपनी स्टेट को चेंज होने देगा। जितना मास ज्यादा, उतनी मुश्किल आएगी उसकी स्टेट चेंज करने में, यानी कि उसका उतना ही ज्यादा इनर्शिया। दैट मीन्स वी कैन से दैट इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। यहां से हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ स्टार्ट होता है। क्या स्टेटमेंट है न्यूटन की फर्स्ट लॉ की? एवरी बॉडी continues to in its state of rest or in uniform motion in a straight line unless an external force is applied। और स्पेशली यहाँ पर क्या है? अनबैलेंस्ड फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स तो आ जाए लेकिन अनबैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस फोर्स आएगी तो चेंज ही नहीं होगा ना, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था। तो कोई बॉडी रेस्ट में रहना चाहेगी, मोशन में रहना चाहेगी, जिस डायरेक्शन में चल रही है उसी डायरेक्शन में रहना चाहेगी, अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगाई जाए। और इसी स्टेटमेंट का अदर वे राउंड हम क्या कहते हैं कि कोई भी बॉडी अनएक्सेलरेटेड रहती है। अनएक्सेलरेटेड मतलब उस अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ रहती है। इफ एंड ओनली इफ रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। अगर मेरा एफ नेट जीरो है, अगर मेरा एफ नेट जीरो है तो मेरा एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। यही तो बैलेंस फोर्स का कॉन्सेप्ट था। तो फर्स्ट लॉ बेसिकली उसी को डिफाइन कर रहा है। और ऐसी स्टेट को, किसी ऑब्जेक्ट पे अगर मेरी एफ नेट जीरो लग रही हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। उस स्टेट को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। कि मेरा ऑब्जेक्ट क्या है? इक्विलिब्रियम में, उसमें नेट फोर्स जीरो। ठीक है। किसी बुलेट को फेंका, नहीं मरा, शूट किया, गन से शूट किया तो होगा आत्मा का परमात्मा से मिलन, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा तो उस मोशन का इम्पैक्ट ज्यादा। यहाँ पर देखो, प्लास्टिक की बोतल आपने कांच की प्लेट पे गिरी, कुछ नहीं हुआ, खाली बोतल, तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक स्टील की बोतल आप कांच की प्लेट पे गिरोगे तो टूट जाएगी। तो यहाँ पर अगर जो चीज भारी थी उसने ज्यादा इम्पैक्ट किया, यानी कि मास और वेलोसिटी का रोल प्ले होता है। वो बताता है कि क्वांटिटी ऑफ मोशन, और इसी को हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय दी बॉडी। किसी ऑब्जेक्ट के पास कितना मोशन है वो मोमेंटम है। और ये मोमेंटम क्वांटिटी कौन डिसाइड करेगा? मास और वेलोसिटी, कि उसका कितना मास है और उसकी कितनी वेलोसिटी है। इसी को हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम। और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल p से। p इज इक्वल्स टू mv, इसका फॉर्मूला रहता है। वेलोसिटी एक वेक्टर है, मोमेंटम क्या है? एक वेक्टर। एसआई यूनिट क्या हो जाती है? किलोग्राम, मास की किलोग्राम, वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। और ये चीज मैंने आपको ग्राफ ऑलरेडी समझाया था कि जब कोई चीज प्रोपोर्शनल होता है, जब कोई चीज प्रोपोर्शनल होती है तो मेरी ग्राफ कैसा जाता है? स्ट्रेट लाइन।
और अगर कोई चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो मेरा ग्राफ कैसा जाता है, कुछ इस तरीके। यहीं से हमारा कहानी बनती है कि अगर मुझे P वर्सेस V बनाना है, P वर्सेस V, P वर्सेस V बनाना है और मास कांस्टेंट है, तो मेरा ग्राफ क्या बनेगा, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा बनता है, ये। अब इसका देखो, मुझे क्या P इज इक्वल्स P वर्सेस M बताना है ना, V कांस्टेंट है, तो V कांस्टेंट है, हटा दो, P क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, तो क्या हो गया ग्राफ, स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट है ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है V वर्सेस M, P कांस्टेंट है, तो P कांस्टेंट है अब मेरा, तो क्या होगा, P अगर कांस्टेंट है मेरा, V वर्सेस M क्या होगा, V, P इज इक्वल्स टू MV होता है, तो V क्या होगा, V क्या रखेंगे, P बाय M, तो यानी कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M, तो क्या होगा, ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसे, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कैसा बनता था, कुछ इस तरीके का। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन पे मैंने बहुत सारे रेशियो वाले क्वेश्चन भी कराए थे डिटेल लेक्चर में, उसको देखना जरूर। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकंड लॉ, क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स अप्लाइड। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट का मतलब ही आता है क्या होता है, डिवाइड में, है ना, चेंज इन मोमेंटम मतलब डेल्टा पी, देखो चेंज इन मोमेंटम मतलब डेल्टा पी, इसका मतलब पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, और रेट मतलब अपॉन में टाइम, तो यानी कि इसके अपॉन में टाइम, और यहाँ पे मी फाइनल क्या होता है, पी फाइनल क्या होगा, एम वी, पी इनिशियल क्या होगा, एम यू, एम कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दो, क्या आया मेरे पास, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये मेरे पास सेकंड लॉ कहता है। अब मुझे ये बताओ कि ये क्या है, एक्सेलरेशन, तो एफ इज इक्वल्स टू एम ए हो जाएगा, और यही हमारे ये कब होगा, जब मेरा मास कांस्टेंट है, अगर मास कांस्टेंट है तभी मैं इसको बाहर निकाल पाई, कॉमन ले पाई, अगर मास कांस्टेंट नहीं है तो मेरा अल्टीमेट फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ ये कहता है। और मास कांस्टेंट कब नहीं होता, मैक्सिमम केसेस में रहेगा, लेकिन किस में नहीं रहता, जैसे रॉकेट वाला केस में, रॉकेट का फ्यूल इनिश हर टाइम पे, जैसे वो बर्न करके ऊपर जाएगा रॉकेट, हर सेकंड में उसका फ्यूल बर्न हो रहा है, हर सेकंड में उसका मास चेंज हो रहा है, अगर मास चेंज होगा तो F इज इक्वल टू एम ए नहीं लग पाएगा, कौन सा लगेगा, ये वाला, F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। F इज इक्वल टू एम ए क्या कहता है, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स इज एक्टिंग टू प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, और जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स आएगी वो किसके बराबर आएगी, एक्सेलरेशन। और F इज इक्वल टू एम ए वैलिड कब है, जब मेरा मास कांस्टेंट है। यहीं से हमारे पास जो हमने कहा था कि ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स 1 न्यूटन होती है, कैसे होती है, अगर मैं 1 न्यूटन को डिफाइन करूं तो यहीं से निकलता है कि a force acting on a body of mass 1 kg which is moving with the acceleration of 1 meter per second square, then that force is said to be 1 न्यूटन। इसका मतलब 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट बात पे कि यहाँ से हमें पता चल गया कि F इज इक्वल्स टू एम ए होता है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं F इज इक्वल्स टू एफ बाई एम होता है। एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ, हमें पता है फोर्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम, यानी कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम एंड इट इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। कराटे से टाइल्स तोड़ी गई तो टाइम बहुत कम था, जस्ट फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में उसको टच किया तो टाइम कम था, टाइम कम होगा, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, टाइम कम है तो फोर्स ज्यादा। सेम चीज देखो शॉकर्स है, शॉकर्स में क्या हो रहा है, वो इम्पैक्ट को कम कर रहा है, क्यों, क्योंकि टाइम बढ़ा दे रहा है, टाइम बढ़ गया तो मेरा फोर्स कम हो जाएगा, हमें झटका कम लगता है। ऐसे ही ग्लासवेयर्स को हम बबल रैप में करते हैं, सीट बेल्ट हो गया या एयर बैग्स हो गए, या फिर कैच करते हुए हाथ पीछे लेके जाना, या फिर कुछ लॉन्ग जंप करते हुए नीचे कुशन, सब कुछ यही काम करते हैं। आपको मोबाइल फोन का कवर, हेलमेट, सारा यही काम कर रहे हैं, आपको इम्पैक्ट कम करने के लिए टाइम बढ़ा। ठीक है जी। इम्पल्स क्या होता था, याद करो, इम्पल्स क्या रहता है, फोर्स इनटू टाइम। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या रहता था, फोर्स इनटू टाइम, क्योंकि बहुत ही ह्यूज फोर्स इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, एक क्वांटिटी ही इंट्रोड्यूस करी थी, वो थी इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या है, फोर्स इनटू टाइम। अब मुझे पता है फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम, टाइम की बात कर लो, चेंज इन टाइम, तो यहाँ पर क्या है, एफ डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी, तो ये एफ इंटू डेल्टा टी क्या है, इम्पल्स, और ये तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इम्पल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, याद आया सबको, इम्पल्स के दो फॉर्मूला पढ़े थे, एक था फोर्स इनटू टाइम और क्या था,
चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम भी तो मोमेंटम ही है, तो मोमेंटम की जो ऐसा यूनिट होगी वही इम्पल्स की होगी, तो न्यूटन सेकंड या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड उसकी ऐसा यूनिट हो जाती है। इम्पल्स क्या है? एरिया अंडर एफटी ग्राफ। अब देखो आगे की कहानी क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन सबका फेवरेट होता है ना, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो जाते हैं, जल्दी से उनको देखते हैं। एक्शन फोर्स इज इक्वल टू बट ऑपोजिट, सबको पता है इक्वल मैग्नीट्यूड है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है जी। यहाँ पर नेक्स्ट देखो, फोर्स दीज फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, और दोनों साइमल्टेनियसली एक्ट करते हैं। जैसी एक्शन लगा उसी टाइम पे सेकंड लगे रिएक्शन होगा, वेट नहीं करता है ना, साइमल्टेनियसली एक्ट करते हैं। तो एक्शन के बिना रिएक्शन नहीं हो सकता, दोनों साथ साथ आएंगे। दूसरी चीज, एक्शन और रिएक्शन इक्वल और ऑपोजिट जरूर है लेकिन एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं। इसका एग्जांपल लिया था, नरूटो ने सास्के पे फोर्स लगाया, सास्के ने नरूटो पे फोर्स लगाया, इक्वल एंड ऑपोजिट था, लेकिन नरूटो ने सास्के पे लगाया ना, और सास्के ने नरूटो में, दो डिफरेंट बॉडीज पे दो ये फोर्सेस लगे, इक्वल और ऑपोजिट तो लगे लेकिन दो डिफरेंट बॉडीज पे लगे, इसीलिए कैंसिल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं। दूसरा चीज, इट इज एप्लीकेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ फोर्सेस। थर्ड लॉ ऑफ मोशन हर जगह एक्ट करता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ कॉन्टैक्ट पे करेगा, नॉन कॉन्टैक्ट पे भी कर सकता है, मैग्नेट वाले केसेस में करेगा, आपके चार्जेस पे करेगा, हर जगह पे एक्ट करेगा, ठीक है। और दूसरी चीज, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस बाय द एक्शन रिएक्शन नीड नॉट बी सेम। फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम है, वो सेम होगा, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन उल्टी, मैग्नीट्यूड सेम, लेकिन एक्सेलरेशन भी सेम हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता था, एक्सेलरेशन एफ बाय एम होता है, तो सिर्फ एम पे नहीं मास पे भी डिपेंड करता है। तो एप्पल और अर्थ की बात करते थे, तो एप्पल अर्थ की तरफ आ रहा है लेकिन अर्थ ऊपर उड़ के नहीं जा रही है एप्पल की तरफ, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, मास ज्यादा है तो उसकी एक्सेलरेशन कम है, एप्पल का मास बहुत कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा है, ठीक है। दूसरा कि यहाँ पर हमने पढ़ा था कि रॉकेट वाला केस, कि रॉकेट एक्शन रिएक्शन, ये चंद्रयान के केस में भी वाला एग्जांपल भी देखा था हमने, है ना, एक बैलून वाली एक्टिविटी भी थी जिसको चौके करा तो बैलून को भर दिया ऐसे छोड़ दिया, तो फोर्स इधर लग रहा था और वो मूव इधर कर रहा था, है ना, एक्शन रिएक्शन हो गया था। सिंस नॉर्मल फोर्स एंड वेट ऑफ द बुक आर इक्वल एंड ऑपोजिट, अभी पढ़ते आ रहे हैं, है ना, कोई ऑब्जेक्ट रखा था, एन करा, ये डब्ल्यू हुआ, एन इक्वल टू डब्ल्यू कर दिया, है ना, ठीक। क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? नहीं, ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। हर जो हर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स है वो एक्शन रिएक्शन पेयर हो जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक ही बॉडी पे लग रहा है। नॉर्मल, ये जो नॉर्मल फोर्स आया वो कहां से आया? टेबल से आया, लेकिन किस पे आया? बुक पे आया, बुक पे लगा ये नॉर्मल फोर्स ऊपर, और बुक पे ही वेट लगा नीचे, तो नॉर्मल ऊपर वेट नीचे, तो दोनों एक ही बॉडी पे लग रहे हैं तो एक दूसरे को कैंसिल कर पाते हैं, जबकि एक्शन रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते, इसलिए नॉर्मल और वेट जो है वो एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, ठीक है जी। अब बात करते हैं, यहाँ पे इसकी एक्सेलरेशन अगर निकालना चाहूं तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, मान लेते हैं एक्सेलरेशन इधर हो रही है, तो एफ नेट फॉर्मूला क्या कहता है, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, ठीक है जी। एक्सेलरेशन क्या होगी, एफ नेट अपॉन में एम, इसी चीज को हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं। एफ क्या है यहाँ पर, एक ही फोर्स, देखो नेट फोर्स एक ही लग रही है, ऑब्जेक्ट मेरा ऊपर नीचे तो उड़ नहीं रहा, तो मैं वाई एक्सिस वाली फोर्सेस नहीं ले रही हूँ, फोर्स यहाँ भी लग रही है, एन डब्ल्यू, सबको याद है ना, मैंने फ्री बॉडी डायग्राम करा के सॉल्व करवाए थे ये सारे न्यूमेरिकल्स। यहाँ पर क्या एक ही फोर्स लग रही है क्योंकि इधर ही मूव कर रहा है, तो नेट फोर्स क्या है 10, मास कितना है ये, तो मेरे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन हो गई। अब इसमें दो लग रहे हैं, मान लेते हैं मेरा जो F1 है वो बड़ा है F2 से, तो जो मेरा F नेट होगा वो क्या होगा, F1 माइनस F2। अब इसमें मेरा एक्सेलरेशन क्या होगा, F1 माइनस F2 अपॉन में m। तो यहां पर अगर मैं इसी चीज को अप्लाई करूं तो क्या होगा, 10 माइनस 2 अपॉन में 2, यानी कि 8 अपॉन में 2, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड, ये मेरी एक्सेलरेशन है। ये तो इजी था, सबको याद है, सबने किया था, है ना। अब लेकिन अगर दो टाइप की लगे, दो ऑब्जेक्ट आ जाए, एक सिस्टम आ जाए जिसमें दो ऑब्जेक्ट है, तब क्या करेंगे, मैंने आपको डिटेल में करवाया था, मैं यहाँ पे अब नहीं करवाने वाली हूँ, लेकिन हल्का सा हिंट दे रही हूँ, हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था हर ऑब्जेक्ट का, यही आपका फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, ये हमने डिराइव करके देखा था, लेकिन आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने जल्दी से बस क्विकली बता दिया है हमें क्या करने की जरूरत है। ये जो टेंशन फोर्सेस थी ये इंटरनल फोर्सेस थी,
यहाँ कनेक्टेड बॉडीज के केस में हम इंटरनल फोर्सेस को भाव ही नहीं देते। और भाव क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल ही तो कर रहा है ये टेंशन टेंशन। तो कौन काम करता है? एक्सटर्नल फोर्स, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स, वो मेरा नेट फोर्स डिसाइड करेगा। और सम सिस्टम क्या है? पूरा दो ऑब्जेक्ट को मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं, तो मेरा एक्सेलरेशन क्या बनेगा? एफ नेट टोटल मास। ये मेरा फॉर्मूला बनता है कनेक्टेड बॉडीज के केस में। इसी चीज को हम यहाँ अप्लाई करते हैं, देखो करो। तो ये मेरा फॉर्मूला है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। देन इस केस में लगाओ, यहाँ पे टोटल मास, इसमें लगाओ एक्सेलरेशन क्या है? एफ नेट। कौन सा एफ नेट? टी यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा, लेकिन हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि इंटरनल अटैक्स को हम नहीं देखते। एफ नेट क्या है? 30। टोटल मास क्या? 2 + 4, तो कितना हुआ? 30 + 6, तो एक्सेलरेशन कितना हुआ? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, इधर कौन कर रहा है? यहाँ कोई स्ट्रिंग नहीं है, लेकिन सरफेस कॉन्टैक्ट में है, तो यानी कि एक नॉर्मल फोर्स इधर लग रहा होगा, एक नॉर्मल फोर्स इधर लग रहा होगा। अगेन इंटरनल फोर्सेस को हम कैंसिल कर देते हैं, उनको नहीं लेते। तो सिस्टम मेरा पूरा ये है। इस सिस्टम के ऊपर एक फोर्स लग रही है, क्या है? 30 न्यूटन। टोटल मास कितना है? 10 + 5, तो कितना हुआ? 30 + 50, 15 2 जा, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मेरा एक्सेलरेशन। ठीक है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? यही हमारा लास्ट टॉपिक था हमारा इस चैप्टर का। इसका आपका ब्रेन शीट जो है आपकी, आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। हमने फोर्स, रिजल्ट इन फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, हमारे फ्रिक्शन, इनर्शिया, मोमेंटम, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, सेकंड लॉ का, इम्पल्स का, और थर्ड लॉ के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और कनेक्टेड बॉडी, सब कुछ खत्म कर लिया है। ऑलराइट, आई एम होपिंग सबको बहुत मजा आया होगा 30 मिनट की रैपिड रिवीजन में, और सबको सब कुछ याद आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के साथ। सिलेक्टिव न्यूमेरिकल्स होंगे, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे। अगेन 30 मिनट्स का लेक्चर रहेगा, वो भी मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। एंड प्लीज लेट मी नो कि ये आपको 30 मिनट रैपिड रिवीजन आपको हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है। मुझे पेस और स्लो करनी है या और तेज करनी है, प्लीज लेट मी नो। ऑलराइट, योर फिजिक्स गाइस साइनिंग ऑफ, बाय।